हेलो दोस्तों। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आजीविका मिशन की। आजीविका अर्थात रोजी रोटी का जरिया। कोई भी ऐसा काम जिससे एक व्यक्ति जो है अपनी रोजी रोटी, अपनी कमाई जो है प्राप्त करता है, वो कहलाती है उसकी आजीविका। इससे संबंधित एक मिशन की हम बात कर रहे हैं जिसे हम सामान्य रूप से जानते हैं एनआरएलएम यानी कि राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के नाम से। एक ऐसा मिशन जिसके तहत जो गरीब, जो वंचित तबके के लोग हैं, उनको कोई टिकाऊ आजीविका जो है प्रदान की जा सके, जिससे कि वो अपनी आय में वृद्धि कर सकें, जिससे अपनी वो रोजी रोटी जो है चला सकें। तो एनआरएलएम की हम बात कर रहे हैं, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की, जिसे हम आजकल जानते हैं एनआरएलएम डे यानी कि दीनदयाल अंत्योदय योजना के नाम से, और इससे पहले जिसे हम जानते थे एसजीएसवाई यानी कि स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के नाम से। तो जो व्यक्ति तैयारी कर रहे हैं बीडीओ यानी ब्लॉक डेवलपमेंट एक्सटेंशन ऑफिसर यानी ग्रामीण विकास विस्तार अधिकारी जैसे पदों की जो भी लोग तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए टॉपिक जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, मैं स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटर्स क्लब में, और हम शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। तो हम बात कर रहे हैं एनआरएलएम की, यानी राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की। नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन की हम बात कर रहे हैं। इसे हम लोग आजकल जानते हैं एनआरएलएम डे यानी कि दीनदयाल अंत्योदय योजना के नाम से। इसकी शुरुआत हुई थी 3 जून 2011 से, लेकिन ये यकायक जो है 3 जून 2011 से स्टार्ट नहीं हो गई थी। इसके पहले भी सरकार की तरफ से बहुत सारी योजनाएं थी, चलाई गई थी, जो गरीबी उन्मूलन के लिए थी, गरीबों के स्वरोजगार से संबंधित थी। तो इसके इतिहास को अगर हम देखें तो इसकी शुरुआत हम मान सकते हैं होती है 1972 से। 1972 में सेवा की स्थापना के साथ इसकी शुरुआत मानी जा सकती है। सेवा यानी कि सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन्स एसोसिएशन, ये एक एसोसिएशन था ऐसी महिलाओं का जो सेल्फ एम्प्लॉयड थे, यानी जो स्वरोजगार प्राप्त थे, और इसकी शुरुआत की थी ईला भट्ट ने। और भारत में ये माना जाता है कि सेवा जो है पहली एसएचजी प्रारूप थी, यानी सेल्फ हेल्प ग्रुप यानी कि स्वयं सहायता समूह। तो भारत में स्वयं सहायता समूह का उदय होता है 1972 में सेवा के साथ, और भारत में स्वयं सहायता समूह के जो फाउंडर हैं वो कहा जाता है ईला भट्ट जी को। 1972 के बाद 1980 में गवर्नमेंट ने लाया था आईआरडीपी, यानी इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्लान। डेवलपमेंट प्रोग्राम। और उसके बाद 1999 में आया था हमारा एसजीएसवाई, यानी स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। दोनों ही योजना की अगर हम बात करें, आईआरडीपी और एसजीएसवाई की, तो दोनों ही योजनाओं का जो उद्देश्य था वो था गरीबों को स्वरोजगार देकर गरीबी उन्मूलन, स्वरोजगार व गरीबी उन्मूलन। परंतु एसजीएसवाई में, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना में, कुछ तो खामियां रह गई होंगी, जिसके कारण जो है 2011 में फिर एनआरएलएम की शुरुआत हुई। बहुत संक्षेप में हम उनकी बात करते हैं। तो जैसा हम देख रहे हैं कि स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के जो टारगेट ग्रुप थे वो गरीब थे। गरीब कहने से ज़्यादा अच्छा होगा, सरकारी टर्म्स में बीपीएल थे, बिलो पुअर्टी लाइन थे, गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले लोग। अब उसमें दिक्कत ये थी कि कुछ लोग हो सकते हैं जो वास्तव में गरीब हैं, लेकिन
सरकारी या नौकरशाही तंत्र की विफलता के कारण वो जो है बीपीएल श्रेणी में ना आते हों, तो ऐसे जो वर्ग हैं वो ऑलरेडी छूट जाएंगे इस योजना से। दूसरा, जिस समय ये योजना प्रारंभ की गई सरकारी तंत्र उसके अकॉर्डिंग था नहीं, प्रचार प्रसार वैसा था नहीं इस योजना का, और जो टारगेट ग्रुप हैं उनको इसके संबंध में सूचना देने वाला, इसके संबंध में गाइड देने वाला कोई जो है स्किल्ड ग्रुप या फिर कोई पैरेलल में कोई ऑर्गेनाइजेशन या कोई स्ट्रक्चर नहीं था। उसके अलावा इस योजना के तहत जो ऋण वगैरह दिए जाने होते थे इस योजना के तहत, उसको जो बैंकिंग सिस्टम था वो गलत तरीके से जो है बैंकिंग सेक्टर में ये होता है कि एक प्रियोरिटी सेक्टर में लोन देना होता है, प्राथमिक क्षेत्र में कुछ लोन देना होता है, तो बैंकिंग सेक्टर जो है इस योजना के तहत उस लोन को शामिल ना करके अपने प्रियोरिटी सेक्टर लोन्स में जो है इसको शामिल कर रहा था। दूसरा, उसमें जो इंटरेस्ट वगैरह के रेट थे यानी ब्याज की जो दरें थी उसको लेकर भी काफ़ी विषमता थी। तो कुल मिलाकर जिस तरीके से जिस उद्देश्य के साथ इस योजना को शुरू किया गया था उस उद्देश्य को प्राप्त करने में ये सफल नहीं हो पा रहा था। इसी को देखते हुए एक कमिटी, एक समिति का जो है गठन किया गया प्रोफेसर राधाकृष्ण की अध्यक्षता में, एक समिति गठित की गई और उस समिति का कार्य था कि वो अध्ययन करे जो ऋण वगैरह दिए जा रहे थे एसजीएसवाई के तहत, उनमें क्या कमियां थी, क्या खामियां थी, क्या उसमें सुधार जो है किए जा सकते थे। और प्रोफेसर राधाकृष्ण समिति ने जो है अपने अध्ययन का सार जो है एक 4 सूत्रीय कार्यक्रम में या एक 4 सूत्रीय दृष्टिकोण में दिया, जिसे हम लोग जानते हैं आजीविका दृष्टिकोण के नाम से। आजीविका दृष्टिकोण, और ये दृष्टिकोण जो है बेसिस बनाता है हमारे एनआरएलएम यानी आजीविका मिशन का। तो क्या था ये आजीविका दृष्टिकोण? इस आजीविका दृष्टिकोण में 4 पॉइंट थे। पहला, कि जिन गरीब परिवार की हम बात कर रहे हैं उनको एसएचजी में शामिल किया जाए। गरीब परिवारों को एसएचजी में शामिल किया जाए। एसएचजी यानी कि सेल्फ हेल्प ग्रुप। सेल्फ हेल्प ग्रुप, स्वयं सहायता समूह, ये हमारे एनआरएलएम का सेंटर रहेगा। एसएचजी सेल्फ हेल्प ग्रुप एनआरएलएम के अंतर्गत जितनी भी सहायता वगैरह दी जानी है, जितनी भी वित्तीय सहायता देनी है या फिर ट्रेनिंग वगैरह स्किल डेवलपमेंट की जो चीज़ें दी जानी है सब दी जानी है एसएचजी के माध्यम से, सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका हम लोग अलग से पढ़ेंगे। फिलहाल हमारे कार्यक्रम में, हमारे मिशन में जो है सेल्फ हेल्प ग्रुप वो सेंटर में रहेगा, तो हमारा फोकस पॉइंट जो है एसएचजी पर ही रहेगा। तो पहला पॉइंट ये था उनके हिसाब से कि गरीब परिवारों को पहले तो एसएचजी में शामिल किया जाए, सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाई जाए उनकी। दूसरा, कि बैंक ऋण यानी वित्तीय सहायता की हम बात कर रहे हैं, बैंक ऋण या टेक्निकल सपोर्ट, वित्तीय तकनीकी जो सहायता है वो उपलब्ध कराई जाए। इसके अलावा विपणन यानी मार्केटिंग के लिए इनको जो है प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराई जाए। विपणन, बैंक ऋण, तकनीकी सहायता और विपणन मंच जो है इनको प्रदान किया जाए। तीसरा, कि टिकाऊ आजीविका हेतु, टिकाऊ आजीविका हेतु, टिकाऊ आजीविका का मतलब है सस्टेनेबल लिवलीहुड, यानी ऐसी आजीविका जो लंबे समय तक चले। ऐसा नहीं कि कोई कार्यक्रम वगैरह चल रहा है जितने अवधि तक चल रहा है उतने अवधि तक ही उनको आजीविका मिले। तो टिकाऊ आजीविका हेतु उनको उनका स्किल डेवलपमेंट किया जाए, यानी उनकी ट्रेनिंग की जाए, उनका कौशल विकास किया जाए और इसके साथ ही उनकी क्षमता का विकास किया जाए। और चौथा जो है कि सरकारी योजनाओं में इनको लाभ दिया जाए।
तो ये 4 सूत्र जो है उन्होंने दिए, जिसे हम आजीविका दृष्टिकोण के नाम से जानते हैं, कि गरीब परिवारों को एसएचजी में शामिल किया जाए। दूसरा, जो फिनेंशियल स्ट्रक्चर्स हैं या बैंकिंग जो सेवाएं हैं, फिनेंशियल सर्विसेज हैं या मार्केटिंग जो सर्विसेज हैं या टेक्निकल सपोर्ट जो है उनको दिया जाए। तीसरा, उनका स्किल डेवलपमेंट किया जाए, उनको ट्रेनिंग वगैरह दी जाए, उनकी क्षमताओं का विकास किया जाए ताकि टिकाऊ आजीविका बनी रहे। मतलब अगर उनका आप स्किल डेवलपमेंट करते हैं, अगर किसी चीज़ में वो पारंगत होते हैं, तो हो सकता है उस जो स्किल में वो अपनी रोजी रोटी आगे बढ़ा सकते हैं। और चौथा, सरकारी योजनाएं जो भी इस प्रकार की होती हैं उनका लाभ उनको दिया जाए या फिर उनको शामिल उसमें किया जाए। अगर किसी सरकारी योजना में किसी ऐसे स्किल्ड पर्सन की ज़रूरत है और ये व्यक्ति जो है स्किल्ड है, तो उस योजना के तहत उसको लाभ दिया जाए। तो ये 4 दृष्टिकोण जो दिए गए, आजीविका दृष्टिकोण के नाम से हम इसको जानते हैं, इन्हीं को ध्यान में रखते हुए फिर 2011 में एनआरएलएम जो है, एनआरएलएम या जिसको हम एनआरएलएम आजीविका के नाम से जानते हैं, वो लाई गई। और इसी 2011 के एनआरएलएम को 2015 में फिर रीनेम करते हुए, इसका नाम परिवर्तित करते हुए इसको कर दिया गया एनआरएलएम डे, जहां पर डे है आपका दीनदयाल अंत्योदय योजना। तो ये इसकी ब्रीफ हिस्ट्री है। अब हम देखते हैं एनआरएलएम डे के बारे में, क्या इसका उद्देश्य है, क्या उसके सिद्धांत हैं, क्या उसके मूल्य हैं, किस प्रकार से उसका जो है कार्यान्वयन किया जा रहा है, क्या स्ट्रक्चर है उसके लिए, कैसी कैसी सेवाएं और कैसी कैसी सहायता जो है उसके द्वारा दी जा रही है, इन सब के बारे में हम देखते हैं। एनआरएलएम के उद्देश्य की हम बात कर रहे हैं। बहुत संक्षेप में समझें तो गरीब परिवारों को संस्थागत मंच परिवार प्रदान करना, संस्थागत मंच का मतलब है जैसे एसएचजी है, एसएचजी में जब उसको शामिल कर रहे हैं, एक अनौपचारिक संस्था ही है, तो वहाँ पर एक मंच उनको प्राप्त हो रहा है। उसके अलावा जो सरकारी संस्था है, जो सरकारी ढांचा है, उसके द्वारा जो उनको सपोर्ट मिलना है, एनजीओ वगैरह के द्वारा उनको जो सहायता मिलना है एसएचजी बनाने के लिए, उनके ऊपर की जो भी ब्लॉक लेवल, विलेज लेवल या जिला लेवल जो कमेटी है उनसे जो उनको सहायता मिलनी है, तो इस प्रकार से एक संस्थागत मंच उनको प्रदान करना। दूसरा कि वित्तीय सेवाओं तक उनकी पहुंच, वित्तीय सेवाओं तक जैसे बैंक हो गया, ऋण हो गया, बैंक से जो ऋण मिलनी है तक उनकी पहुंच बनाना जो है, ठीक है, ताकि उनको क्रेडिट मिल सके, उनको ऋण मिल सके, इसके द्वारा वो क्या कर सकें, अपनी आजीविका बढ़ा सकें। तो वित्तीय सेवाओं तक उनकी पहुंच बढ़ाना और उसके साथ उनकी आजीविका में निरंतर वृद्धि करना, आजीविका में निरंतर वृद्धि, और इन सब के फलस्वरूप अंत में जो है उनकी आय में वृद्धि करना। तो ये जो है एनआरएलएम के उद्देश्य है। बेसिकली उनकी आय बढ़ाना है। आय बढ़ाने के लिए उनको देनी पड़ेगी आजीविका। आजीविका के लिए चाहिए कि वित्तीय सेवाओं तक उनकी पहुंच हो, और इन सब के लिए जरूरी है कि उनको संस्थागत मंच मिले, उनको सपोर्ट मिले। तो ये सारे जो है एनआरएलएम के उद्देश्य हैं। एनआरएलएम जो है आपका मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट द्वारा चल रहा है, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट द्वारा चल रहा है। और एनआरएलएम कार्यक्रम को जो वित्तीय सहायता है या वित्त पोषण जो है वो वर्ल्ड बैंक द्वारा किया जा रहा है। तो ये कुछ चीजें हैं हमें पता होना चाहिए। वित्त पोषण जो है वर्ल्ड बैंक द्वारा किया जा रहा है। एनआरएलएम कार्यक्रम के तहत जो भी व्यय होता है, केंद्र राज्य व्यय, ये इंपॉर्टेंट होता है। इस टाइप के पॉइंट्स जो है पूछे जाते हैं। व्यय जो है तो उसमें केंद्र और राज्य का जो अनुपात है वो बाकी सारे राज्यों में 60-40 है, लेकिन
सिक्किम सहित जो पूर्वोत्तर राज्य हैं, ये अपन ध्यान देंगे, सिक्किम प्लस जो पूर्वोत्तर राज्य हैं वहां पर ये व्यय जो है 90-10 का है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगला हम देखते हैं कि एनआरएलएम के मार्गदर्शक सिद्धांत क्या है, किन सिद्धांतों पर जो है, किन सिद्धांतों के बेस पर जो है एनआरएलएम काम करता है। मार्गदर्शक सिद्धांत, तो एनआरएलएम ये मानता है कि गरीबों में जो है गरीबी कम करने की इच्छा शक्ति होती है और उसका सामर्थ्य भी होता है। यानी कि गरीबों में जो है गरीबी दूर करने की एक तो इच्छा शक्ति होती है और दूसरा जो है सामर्थ्य होता है, क्षमता होती है। तो ये उनमें क्षमता होती है, इच्छा शक्ति भी होती है, क्षमता भी होती है, बस हमको उसको सपोर्ट करने की जरूरत है, उनको संसाधन देने की जरूरत है। तो अब उनकी जो ये क्षमता है वो हमको बढ़ानी पड़ेगी। तो क्षमता वृद्धि के लिए सामाजिक एकजुटता और उनको संस्थागत ढांचा दिया जाना चाहिए। तो क्षमता वृद्धि हेतु सामाजिक एकजुटता व संस्थाएं जो हैं आवश्यक हैं। अब ये सामाजिक एकजुटता जो है हमको देखने को मिलेगी एसएचजी के रूप में, और बाकी जो संस्थाएं हैं जिनकी हम बात कर रहे हैं, संस्थागत मंच की जो हम बात कर रहे थे, तो वो आवश्यक हैं। अब ये जो संस्थाएं हैं, जिन संस्थाओं की हम बात कर रहे हैं, उनके सशक्तिकरण हेतु, उनको सबल बनाने हेतु, यानी जो एसएचजी बने या फिर जो संस्थाएं बनी उनके सशक्तिकरण हेतु, संस्थाओं के सशक्तिकरण हेतु एक समर्पित और बाह्य जो है संरचना तंत्र आवश्यक है। सहायक संरचना हेतु समर्पित बाह्य सहायक संरचना आवश्यक है। अब ये सहायक संरचना जो है सरकारी सहायक संरचना हो सकती है, सरकारी जो ढांचे हैं वो हो सकते हैं, एनजीओ वगैरह के हो सकते हैं। इन सब के अलावा जो है जो भी योजना की बात चल रही है उनका प्रचार प्रसार आवश्यक है, कौशल विकास आवश्यक है, ऋण की सुविधा जो है दिया जाना आवश्यक है, बाजार तक उनकी पहुंच आवश्यक है। तो सबसे पहले कि उनमें इच्छा शक्ति होती है, क्षमता होता है, उस क्षमता के विकास हेतु सामाजिक संरचना की आवश्यकता है, संस्था की आवश्यकता है, उन संस्थाओं के सशक्तिकरण हेतु एक बाह्य संरचना की आवश्यकता है, एक बाह्य ढांचे की जरूरत है, और इसके अलावा जो है जानकारी का प्रचार प्रसार, जानकारी का प्रचार प्रसार, वित्तीय सेवाओं तक पहुंच, इसके अलावा कौशल विकास, स्किल डेवलपमेंट, ऋण की सुविधा, और बाजार तक पहुंच जो है, ये सारे जो हैं, और इसके अलावा जो है आजीविका संबंधी अन्य क्रियाएं, अन्य सेवाएं उनको मिलनी जो है आवश्यक है। तो इन सिद्धांतों को बेस बनाते हुए एनआरएलएम जब काम करता है तब उसके सक्सेस के चांस जो है बढ़ जाते हैं। किन मूल्यों पर जो है एनआरएलएम काम करता है, ये तो सिद्धांत है, एनआरएलएम के मूल्य क्या है, एथिक्स क्या है जिनको ध्यान में रखा जाना है। तो एनआरएलएम के मूल्यों की यदि हम बात करें
तो समाज के जो गरीब लोग हैं उनको शामिल करना, उनकी सहभागिता सुनिश्चित करना। समाज के गरीब लोगों को न केवल शामिल करना बल्कि उनकी सहभागिता भी सुनिश्चित करना। सहभागिता सुनिश्चित करने से उसमें आत्मविश्वास जागेगा। जो भी प्रक्रियाएं होंगी एनआरएलएम के तहत उनमें पारदर्शिता बनाए रखना, साथ ही जवाबदेही तय करना, यानी प्रक्रियाओं में पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी व जवाबदेही, अकाउंटेबिलिटी तय करना, ये जो है आवश्यक है। योजनाओं का जो क्रियान्वयन होगा, योजनाओं के क्रियान्वयन या कार्यान्वयन में उनकी भूमिका और साथ ही स्वामित्व, स्वामित्व कहने का मतलब है ओनरशिप, यानी जो काम वो कर रहे हैं उनको लगे कि अपना है, उनका अपना काम है, उनको किया जाना है, तो उसका हक, उनका स्वामित्व उनको लगे प्राप्त हो, तभी जो है काम अच्छे से होगा। तो इसकी भावना का विकास करना उनमें, उनके क्रियान्वयन में उनकी भूमिका तय करना, साथ ही उनको ओनरशिप की भावना उनमें जागृत करना, ये जो है इसका मूल्य है। और अंत में सामुदायिक आत्मविश्वास जगाना। जब ये सब करने लगेंगे तो उनमें सामुदायिक आत्मविश्वास अपने आप आ जाएगा। सामुदायिक आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता। जब आप योजनाओं में उनको शामिल करने लगेंगे, उनकी भूमिका तय होगी, उनके स्वामित्व का भाव आएगा, ओनरशिप का, कि ये काम मेरा ही है, तो इस प्रक्रिया से गुजरते हुए उनमें आत्मविश्वास अपने आप आएगा और इसके साथ ही उनमें आत्मनिर्भरता बढ़ेगी। तो ये सारी जो चीजें हैं वो एनआरएलएम के मूल्य हैं, 4 पॉइंट हैं। पूछे जा सकते हैं प्रश्न, मार्गदर्शक सिद्धांत कौन से हैं, कौन से नहीं हैं, एनआरएलएम के मूल्य कौन से हैं, कौन से नहीं हैं, तो इनको आप ध्यान देंगे, इंपॉर्टेंट है। अब हम देखते हैं एनआरएलएम की विशेषता। तो विशेषता जब हम देखेंगे तो उसमें एनआरएलएम की बहुत सारी चीजें, लगभग योजना से संबंधित बहुत सारी चीजें जो है उसमें ऑलरेडी कवर हो जाएंगी। तो अगला हम देखते हैं एनआरएलएम की विशेषताएं। एनआरएलएम की हम देख रहे हैं फीचर्स या विशेषताएं। तो सबसे पहली विशेषता यह है कि यूनिवर्सल है, सार्वभौमिक है। सार्वभौमिक यानी यूनिवर्सल, समावेश, इंक्लूजन जो है जैसा एसजीएसवाई का हमने देखा कि एसजीएसवाई में जो है एसजीएसवाई में सिर्फ बीपीएल परिवार लोग को शामिल किया जा रहा था, इसमें बीपीएल वगैरह का क्राइटेरिया नहीं रखा गया है। सार्वभौमिक समावेश है, इसका मतलब गरीब परिवारों को इसमें शामिल किया जाना है, और वो भी अंतिम गरीब परिवार। जिस समय ये योजना चालू हुई एनआरएलएम, तो एनआरएलएम की योजना जो है 150 जिले और 600 ब्लॉक के साथ चालू हुआ था। 600 ब्लॉक, 14 साल का उन्होंने टारगेट लिया और 14 साल में अंतिम गरीब परिवार तक, 14 इयर्स में अंतिम गरीब परिवार तक पहुंचना जो है इसका लक्ष्य है, अंतिम गरीब परिवार। तो सार्वभौमिक, यूनिवर्सल इंक्लूजन है, मतलब सारे परिवार को इसमें शामिल करना है, ये जो है इसकी विशेषता है। दूसरा कि इसमें लक्षित समूह की जो पहचान है, अभी जैसे हमने देखा कि बीपीएल क्राइटेरिया नहीं है, गरीब परिवार क्राइटेरिया है, तो कैसे पता चले लक्षित समूह की पहचान कैसे हो? फिर अगर बीपीएल से आप गरीब परिवार की पहचान नहीं कर रहे हो तो कैसे कर रहे हो? तो उसके लिए पीआईपी, पार्टिसिपेटरी आइडेंटिफिकेशन ऑफ पुअर, एक मेजर है, इंपॉर्टेंट है ये टर्म जो है, ध्यान देंगे, पार्टिसिपेटरी
आइडेंटिफिकेशन ऑफ पुअर। तो कम्युनिटी का पार्टिसिपेशन होगा, जो भी समुदाय है उसका पार्टिसिपेशन होगा। समुदाय के लोग आपको बताने में हेल्प करेंगे कि उस क्षेत्र में, उस समुदाय में कौन जो है वो गरीब है। कुछ क्राइटेरियाज हैं, पर ये लोगों के पार्टिसिपेशन से ही, समुदाय के पार्टिसिपेशन से ही, सहभागिता से ही तय होगा कि गरीब कौन है, कौन से जो है एनआरएलएम के अंतर्गत शामिल किए जा सकते हैं। तो ये एक मेजर है लक्षित समूह के पहचान के लिए। पीआईपी इंपॉर्टेंट टर्म्स है, ध्यान रखेंगे। तीसरा है वित्तीय सहायता। तो ये वित्तीय सहायता जो है ये इंडिविजुअल को ना देकर के एसएचजी को दी जाती है। जैसा हमने पहले बोला, एनआरएलएम में हमारा जो फोकस ग्रुप है या जो फोकस है वो एसएचजी पर है, सेल्फ हेल्प ग्रुप पर। उसके बारे में हालांकि हम बाद में पढ़ेंगे। पर अब इन गरीब परिवारों को, इन गरीब लोगों को जो है, सामान्य रूप से महिलाओं को, ठीक है, क्योंकि एसएचजी में 80+% जो सहभागिता है वो महिलाओं की है। एसएचजी में ऐसा नहीं है कि बाकी लोग शामिल नहीं होते एनआरएलएम के अंतर्गत, पर महिलाओं के अलावा जो विकलांग हैं या थर्ड जेंडर हैं और एचआईवी पीड़ित वगैरह जैसे लोग हैं, इस टाइप के लोग ही उसमें शामिल होते हैं, बेसहारा टाइप के लोग। अदरवाइज मेजर जो पोर्शन है एसएचजी में वो फीमेल का है। तो वित्तीय सहायता जो है एसएचजी को, सेल्फ हेल्प ग्रुप को, 4 फंड के रूप में दी जाती हैं। ये चारों फंड जो है इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। पहला है आपका रिवॉल्विंग फंड, आरएफ। दूसरा है आपका सीआईएफ, यानी आपका कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट फंड। तीसरा जो है आपका वल्नरेबिलिटी रिड्यूसिंग फंड, आरएफ। और चौथा जो है आपका लिवलीहुड फंड यानी कि एलएफ। इनके बारे में अपन थोड़ा सा जान लें। इसको हम लोग बोल रहे हैं रिवॉल्विंग फंड, हिंदी में बोलते हैं परिक्रामी निधि। दूसरा हम बोल रहे हैं सीआईएफ यानी कि कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट फंड। सामुदायिक निवेश निधि। तीसरा हम बोल रहे हैं वल्नरेबिलिटी रिड्यूसिंग फंड। यानी वल्नरेबिलिटी का मतलब कोई चीज वल्नरेबल है, इसका मतलब जो आसानी से खत्म हो सकती है, टूट हो सकती है। हिंदी में इसके लिए है भेद्यता न्यूनीकरण फंड जो है, रिड्यूसिंग या रिडक्शन भी हो सकता है ये, वल्नरेबिलिटी रिडक्शन फंड। और ये एलएफ जो है ये है लिवलीहुड फंड। थोड़ा थोड़ा इनके बारे में अपन समझते हैं। तो रिवॉल्विंग फंड का मतलब है कि जो एसएचजी हैं, क्योंकि हम बात कर रहे हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप की, जब हम एसएचजी की बात करेंगे तो हो सकता है इनके बारे में फिर से हम बात करें। तो एसएचजी के डे टू डे लाइफ के लिए, ठीक है, एसएचजी वाले चैप्टर में अपन एसएचजी कैसे बनता है, उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या क्या प्रक्रिया होती है, एसएचजी के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, उन सब के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। अभी हम शॉर्ट में समझ लें कि एसएचजी के, सेल्फ हेल्प ग्रुप के डे टू डे काम के लिए जिस पैसे की जरूरत पड़ती है, जिस निधि की जरूरत पड़ती है, उसको दिया जाता है रिवॉल्विंग फंड के बारे में। परिक्रामी निधि यानी कि दैनिक जरूरत के लिए, तुरंत जरूरत के लिए जो फंड चाहिए वो है आपका रिवॉल्विंग फंड। ये जो है 10,000 से 15,000 तक हो सकता है, 10,000 से 15,000 तक। ऐसे एसएचजीज को दिए जाते हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप को जो पंचसूत्र का पालन करते हैं। पंचसूत्र के बारे में अपन बाद में पढ़ेंगे जब हम एसएचजी पढ़ेंगे। तो रिवॉल्विंग फंड यानी कि डे टू डे बेसिस के जरूरतों के लिए, खर्चों के लिए जो फंड चाहिए वो आरएफ के रूप में दिया जाता है उनको। सीआईएफ कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट फंड, कम्युनिटी को दिया जाता है, समुदाय को दिया जाता है। ये हो सकता है आपका 60,000 से लेके 1,10,000 तक। वल्नरेबिलिटी रिडक्शन फंड यानी भेद्यता न्यूनीकरण, तो वल्नरेबल कंडीशंस में, जैसे खाने की कमी हो गई है, इस टाइप के जो आपातकालीन स्थिति हैं, वल्नरेबल स्थिति हैं, उस समय सहायता के लिए जो फंड दिया जाता है वो है आपका वल्नरेबिलिटी रिडक्शन फंड। हिंदी में इसको बोलते हैं भेद्यता न्यूनीकरण
कोष। और लिवलीहुड फंड जैसा नाम से पता चल रहा है कि लिवलीहुड के लिए जब शॉर्ट पड़ रहा है, अगर कमी पड़ रही है पैसे की, तब जो फंड दिया जाता है उसको हम लोग बोलते हैं लिवलीहुड फंड। तो ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आपसे पूछता है कि कौन कौन से फंड जो है एनआरएलएम के अंतर्गत प्रदान किए जाते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि इस टाइप के 4 फंड जो है एनआरएलएम के द्वारा जो है एसएचजीज को दिए जाते हैं। एसएचजीज को और कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट फंड में मतलब कम्युनिटी को, तो इस टाइप से इनको दिया जाता है। अगला जो इसकी विशेषता है वो ऋण तक पहुंच। ऋण तक पहुंच किस तरीके से इनको क्रेडिट मिल पाए, इसके लिए जो है बैंक लिंकेज प्रोग्राम ये नाबार्ड द्वारा चलाया गया है। बैंक लिंकेज या फिर इसी को हम लोग बोलते हैं क्रेडिट लिंकेज, यानी एसएचजीज जो हैं ऋण ले सकते हैं बैंक से। कैसे ले सकते हैं, क्या उनकी योग्यता है, इसके लिए क्या आवश्यकता है, वो हम देखेंगे जब हम सेल्फ हेल्प ग्रुप के बारे में पढ़ेंगे। और 5वां है विशेषताएं आजीविका। आजीविका सामान्य रूप से इनको प्रदान की जाती है एनआरएलएम में, ऐसी सहायता देकर, ऋण वगैरह सहायता देकर, स्किल डेवलपमेंट देकर कि वो कोई सूक्ष्म उद्योग चालू कर पाए, कोई माइक्रो इंडस्ट्री जो है वो चालू कर पाए। माइक्रो इंडस्ट्री यानी सूक्ष्म उद्योग वगैरह वो लगा पाए, चालू कर पाए, इस प्रकार से उनको सहायता दी जाती है। सरकारी भागीदारी की हम बात कर रहे हैं। संस्थागत ढांचे जो हम मूल्य वगैरह में देख रहे थे, तो सरकारी भागीदारी की हम बात कर रहे हैं। सरकारी भागीदारी किस प्रकार हो सकती है इसमें, तो जो सरकारी योजनाएं हैं, कार्यक्रम हैं, उनका लाभ जो है एनआरएलएम को दिया जाए। कार्यक्रम या जो योजनाएं हैं उनका जो है लाभ दिया जाए एनआरएलएम के हितग्राही को। और अंत में हम देख रहे हैं विशेषताओं के अंतर्गत ही कि जो सरकारी या गैर सरकारी संस्थागत ढांचे हैं, जो स्ट्रक्चर है, उनका प्रयोग। सरकारी या फिर गैर सरकारी में आपके एनजीओ हैं, संस्थागत ढांचे या ढांचों का जो है समर्थन। तो बहुत सारे संस्थागत ढांचे हैं सरकारी, जैसे आपके रूरल डेवलपमेंट प्राधिकरण वगैरह हैं, ग्रामीण विकास से संबंधित अन्य जो प्राधिकरण हैं या संस्थाएं हैं वो हैं। पंचायती राज है, आप पंचायती राज की जो संस्था है उसका प्रयोग कर रहे हैं आजीविका प्रदान करने के लिए, यानी एनआरएलएम के एग्जीक्यूशन के लिए आप इन सरकारी ढांचों का जो है उपयोग ले रहे हैं। तो बहुत सारे इसमें जैसे हम बात कर रहे हैं कौन कौन से वो ढांचे हैं, तो सरकारी ढांचे में आपके पंचायती राज है, पंचायती राज है, या फिर सरकार के जो अपने विभाग हैं पहले से बने हुए हैं किसी दूसरे कार्यक्रम वगैरह के लिए, और एनजीओज हैं, तो बैंक्स हैं। एसएचजी के निर्माण के लिए, एसएचजी के फॉर्मेशन के लिए एनजीओस वगैरह काम करते हैं, उनके ट्रेनिंग वगैरह के लिए काम करते हैं एनजीओ। बैंक जो है एसएचजी का फॉर्मेशन करने में हेल्प करती है, उसके लिए जो एसएचजी वगैरह का फॉर्मेशन करते हैं, उनको सही से चलाते हैं, उसका इंसेंटिव भी मिलता है उनको, उनका मतलब उसका पैसा भी मिलता है उनको। तो इस तरीके से सरकारी गैर सरकारी ढांचों का जो है इस कार्यक्रम के लिए प्रयोग किया जाना, ये एनआरएलएम की इतनी सारी विशेषताएं हैं। तो विशेषता में जो है एनआरएलएम का एक मोटा मोटी क्या प्रारूप है, कैसे वो काम करती है, इसका पता चल जाता है। ढांचे कौन से हैं, सरकारी ढांचे कौन से हैं, सहयोगी ढांचे कौन से हैं एनआरएलएम के सहयोग के लिए, यानी इस कार्यक्रम के लिए कौन से और संस्थाएं ऐसी बनाई गई है, ढांचे बनाए गए हैं, उनको हम देखते हैं।
एनआरएलएम के सहयोगी ढांचों की हम बात कर रहे हैं। सहयोगी ढांचे यानी कौन कौन से समिति, कमेटी या फिर इंस्टीट्यूशन वगैरह बने हुए हैं इसके सहयोग करने के लिए या इसके लिए। तो अलग अलग लेवल पर जो है बने हुए हैं वो, जैसे अगर राष्ट्रीय स्तर पर हम बात करें, नेशनल लेवल पर बात करें, तो आपका बना हुआ है एनआरएलएम एडवाइजरी कमेटी। एनआरएलएम का फुल फॉर्म आप जानते ही हैं, एसी का मतलब है एडवाइजरी कमेटी। एडवाइजरी कमेटी बनी हुई है। इसके अलावा नेशनल लेवल पर जो है आपका प्रमोशन सोसाइटी बनी हुई है, एनआरएलएम पीसी मतलब प्रमोशन सोसाइटी। इनके बारे में ज़्यादा डिटेल जानने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ ये ध्यान रखिए एग्जाम की दृष्टि से कि कौन कौन लेवल पर कौन कौन सी कमिटीज़ जो है बनी हुई हैं। तो ये तो हो गया राष्ट्रीय स्तर पर। राज्य के लेवल पर अगर हम बात करें, स्टेट लेवल पर बना हुआ है आपका एसआरएलएम, मतलब आपका स्टेट रूरल लिवलीहुड मिशन। राज्य जिस तरीके से राष्ट्रीय लिवलीहुड मिशन है, उसी तरीके से स्टेट का अपना लिवलीहुड मिशन। उसके अलावा एसएमएमयूज हैं, एसएमएमयूज यानी आपका स्टेट मिशन मैनेजमेंट यूनिट्स, स्टेट मिशन मैनेजमेंट यूनिट्स। तो एसएमएमयूज की तरह जो है आपके डीएमएमयूज, बीएमएमयूज भी हैं। यानी जिले लेवल पर अगर हम बात करें, जिला लेवल पर, तो जिला लेवल पर आपका डीएमएमयूज है, यानी डिस्ट्रिक्ट मिशन मैनेजमेंट यूनिट। ब्लॉक लेवल पर अगर हम बात करें विकास खंड स्तर पर, तो बीएमएमयूज हैं, ब्लॉक मिशन मैनेजमेंट यूनिट्स हैं। संकुल स्तर पर कुछ कुछ जो गांव हैं उनका एक क्लस्टर बनाया गया जिसको हम संकुल के नाम से जान रहे हैं। तो उस लेवल पर, संकुल स्तर पर अगर हम बात करें, क्लस्टर लेवल पर, संकुल स्तर पर जो है फिर आपका क्लस्टर लेवल फेडरेशन बना हुआ है, सीएलएफ, क्लस्टर लेवल फेडरेशंस हैं। समुदाय लेवल पर अगर हम बात करें, कम्युनिटी लेवल पर, तो आपके सीएलए हैं, यानी कम्युनिटी लेवल आर्किटेक्चर। कम्युनिटी लेवल आर्किटेक्चर। और उसके बाद ग्राम स्तर पर अगर बात करें तो विलेज ऑर्गेनाइजेशंस हैं, विलेज ऑर्गेनाइजेशंस। और अंत में है आपका बैंक सखी। बैंक सखी कौन होते हैं, किनको बनाया जाता है, इन सब के बारे में जब हम लोग एसएचजी पढ़ेंगे तो वहां पर देख लेंगे। तो बैंक सखी मतलब अब इंडिविजुअल लेवल पर है, ग्राम लेवल पर होगा आपका विलेज ऑर्गेनाइजेशन जो हेल्प करेगा एसएचजी की। उससे ऊपर जाएंगे कम्युनिटी लेवल पर, तो आपका कम्युनिटी लेवल आर्किटेक्चर है। संकुल लेवल पर 4-5 ग्राम का जो समूह होगा उसके ऊपर एक जो फेडरेशन होगा वो आपका सीएलएफ है, क्लस्टर लेवल फेडरेशन। उसके ऊपर ब्लॉक लेवल पर जो दिखेगा आपका ब्लॉक मिशन मैनेजमेंट यूनिट्स हैं, फिर डिस्ट्रिक्ट मिशन मैनेजमेंट यूनिट्स हैं, फिर उसके बाद आपका स्टेट मिशन मैनेजमेंट यूनिट्स हैं या फिर आपका स्टेट आरएलएम्स हैं। और नेशनल लेवल पर जो हमने देखा कि एडवाइजरी कमेटी है और आपका प्रमोशन सोसाइटी है। तो ये सारे स्ट्रक्चर जो हैं बने हुए हैं जो एनआरएलएम को जो है सपोर्ट करते हैं। कार्यान्वयन का जैसे अपन पहले देख चुके हैं, 150 जिले और 600 ब्लॉक से चालू हुआ था। 14 साल में जो है उसको अंतिम परिवार तक ले जाने का लक्ष्य है। ये हमने मोटा मोटी देखा एनआरएलएम के बारे में राष्ट्रीय स्तर पर कि मतलब एनआरएलएम है क्या, क्या है मिशन, क्या है मूल्य, किस तरीके से कौन कौन से सहयोगी ढांचे हैं जो हेल्प करते हैं और उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं, क्या उसका उद्देश्य है। स्टेट
आरएलएम की हम बात करते हैं, यानी छत्तीसगढ़ में एनआरएलएम की हम बात करते हैं। तो छत्तीसगढ़ में एनआरएलएम को जो है प्रभावी ढंग से क्रियान्वित किया जा सके, उसके लिए अलग से एक समिति ही बनाई गई आपके एनआरएलएम की। छत्तीसगढ़ आजीविका समिति बनाई गई, छत्तीसगढ़ आजीविका समिति बनाई गई। इसको सोसाइटी एक्ट के अंतर्गत जो है पंजीकृत किया गया। इसका जो पंजीयन है, छत्तीसगढ़ आजीविका समिति का जो पंजीयन है वो बिहान नाम से किया गया, बिहान नाम से। ये पंजीयन हुआ था 1 जून 2011 को इसका पंजीयन हुआ बिहान नाम से। इसलिए छत्तीसगढ़ का जो आजीविका मिशन है, छत्तीसगढ़ की जो ग्रामीण आजीविका मिशन है, उसको हम लोग बिहान के नाम से जानते हैं, क्योंकि इसके लिए जो छत्तीसगढ़ आजीविका समिति बनी उसका पंजीयन जो है सोसाइटीज एक्ट के अंतर्गत, उसका जो पंजीयन है वो बिहान के नाम से हुआ है। तो छत्तीसगढ़ की अगर हम बात करें तो इसका जो विस्तार है वो सारे विकास खंड में है। एनआरएलएम मिशन का सारे विकास खंड में जो है इसका विस्तार है। कुछ विशेष परियोजनाएं हैं एनआरएलएम के अंतर्गत जो छत्तीसगढ़ में किसी विशेष टारगेट ग्रुप को रखकर बनाई गई हैं। उनके नाम, कौन सा टारगेट ग्रुप है जिनको वो टारगेट करती है, उनके बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। डेटा की अगर हम बात करें तो 2021 का जो डेटा है उसके अनुसार सभी विकास खंड शामिल हैं और इसमें लगभग 32.27 लाख जो है परिवार इसके अंतर्गत जो है शामिल किए जा चुके हैं। और एसएचजी की अगर हम बात करें तो लगभग 2,09,000 जो है एसएचजी छत्तीसगढ़ में एक्टिव हैं। तो विशेष परियोजनाओं की हम बात करते हैं एनआरएलएम के अंतर्गत। तो उसमें पहला हम लोग देखते हैं उत्थान मिशन। उत्थान मिशन जो है, जो विशेष पिछड़ी जनजातियां हैं छत्तीसगढ़ की, जानते हैं नेशनल ने 5 विशेष पिछड़ी जनजातियों को जो है सूचीकृत किया है। छत्तीसगढ़ में 2 एक्स्ट्रा जनजातियों को जो है, यानी इस प्रकार छत्तीसगढ़ में कुल 7 जो है विशेष पिछड़ी जनजातियां हैं, उनको ध्यान में रखकर ये मिशन जो है बनाया गया है। तो जो आजीविका मिशन की हम बात कर रहे हैं, उन विशेष पिछड़ी जनजातियों के आजीविका संवर्धन हेतु जो मिशन है उसे हम जान रहे हैं उत्थान के नाम से। यानी छत्तीसगढ़ में अभी सारी योजना जो हम लोग बात करेंगे वो सब छत्तीसगढ़ के संदर्भ में बात करेंगे। तो विशेष पिछड़ी जनजातियों के आजीविका संवर्धन हेतु जो मिशन है, जो कार्यक्रम है, जो परियोजना है, वो है उत्थान परियोजना। तो नाम याद रखेंगे, किससे रिलेटेड है वो ध्यान रखेंगे, बस इतना ही इंपॉर्टेंट है इसमें। अदरवाइज कोई डेटा जो है इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है। कुछ कुछ जगह ऐसे आएंगे जहां पर कुछ विशेष जिले या कुछ विशेष विकास खंड जो है उसमें शामिल किए गए होंगे, उनका नाम हम देखते चलेंगे। फिलहाल उत्थान में इतना ही ध्यान रखेंगे कि जो विशेष पिछड़ी जनजातियां हैं उनको ध्यान में रखकर उनके आजीविका संवर्धन हेतु जो प्रोग्राम, जो कार्यक्रम लाया गया है वो है उत्थान। अगला है मिलाप, मिलाप परियोजना। तो छत्तीसगढ़ के प्रवासी मजदूर जो दूसरे राज्य में गए हुए थे और लॉकडाउन के कारण जो है उनका काम रुक गया, वापस आए तो उनके पास कोई काम नहीं था, तो उनके आजीविका संवर्धन के लिए जो कार्यक्रम लाया गया वो है आपका मिलाप। सिर्फ 2 ही जिलों में लाया गया था, राजनांदगांव और कवर्धा में। किनसे संबंधित है? तो छत्तीसगढ़ के प्रवासी मजदूरों के आजीविका संवर्धन हेतु, और विशेष रूप से कोविड-19 के दौरान। कोविड-19 के दौरान जो है उनके आजीविका संवर्धन हेतु 2 जिलों में ये जो है मिलाप कार्यक्रम चलाया गया। एक तो राजनांदगांव
और दूसरा कबीरधाम या फिर कवर्धा। अगला कार्यक्रम है स्वाभिमान। स्वाभिमान बस्तर विकासखंड में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में ये चालू किया गया। किससे संबंधित है? तो जो किशोरी महिलाएं हैं, मतलब जो प्रजनन योग्य हैं, जिनकी शादी हो सकती है, जो किशोरी हैं, प्रजनन के पहले, प्रजनन के दौरान और प्रजनन के बाद उनके पोषण हेतु, उनके सुपोषण हेतु, उनके मतलब पोषण का ध्यान रखने हेतु एसएचजीज की हेल्प ली जा रही है। सेल्फ हेल्प ग्रुप की मदद से उनके पोषण का ध्यान रखा जा रहा है। तो ये जो कार्यक्रम है वो है आपका स्वाभिमान। किन के लिए? मतलब एक तो एसएचजीज द्वारा है, ये सेल्फ हेल्प ग्रुप द्वारा, एसएचजीज द्वारा गरीब, वंचित या फिर जो पिछड़े समूह की महिलाएं हैं, पिछड़े समूह की किशोरी या महिलाओं का प्रसव पूर्व या पश्चात जो है पोषण का ध्यान, ये है स्वाभिमान योजना के अंतर्गत। तो जैसा मैंने बताया, बस्तर ब्लॉक में बस्तर विकासखंड जो है ये पायलट योजना के तहत बस्तर विकासखंड का जो है चयन किया गया। यहाँ पर जब इसका सक्सेस देखा गया तो उसके बाद जो है इसको 8 अन्य ब्लॉक में लागू किया गया। ठीक है, वो आप ध्यान रखेंगे। सफलता पश्चात प्लस 8 अन्य जो है ब्लॉक इसमें सम्मिलित किए गए। इन ब्लॉक में भी आप देखेंगे कि बस्तर के आसपास के ही जो एरिया हैं, जो आदिवासी बहुल इलाके हैं, उन्हीं को जो है इसमें शामिल किया गया है। तो उनमें है, इससे लगा हुआ एक तो राजनांदगांव है, दूसरा आपका डोंगरगढ़ है। ये ब्लॉक्स की बात चल रही है। तीसरा जो है नरहरपुर, चौथा चारामा, पांचवा जो है आपका माकड़ी, छठवां दंतेवाड़ा, सातवां जो है बास्तानार और आठवां जो है आपका नारायणपुर। तो आदिवासी बहुल जो है ऐसे 8 ब्लॉक को फिर इसमें शामिल किया गया स्वाभिमान योजना के तहत। किससे संबंधित है? कि जो किशोरी यूथ हैं उनको प्रसव पूर्व, प्रसव पश्चात सुपोषण दिया जाना, किनके माध्यम से? एसएचजीज के माध्यम से। और इन 8 ब्लॉक्स में ये जो प्रोग्राम है वो समृद्ध बिहान के नाम से चला। इसका जो एक्सटेंशन हुआ समृद्ध बिहान के नाम से। यानी ये स्वाभिमान योजना का ही एक्सटेंशन है समृद्ध बिहान के नाम से। जब इसकी सफलता जो है बस्तर में देखी गई तब इसको 8 अन्य ब्लॉक में जो है बढ़ाया गया। अगला है सीएमएसए। स्वाभिमान के पश्चात है आपका सीएमएसए। सीएमएसए का फुल फॉर्म है कम्युनिटी मैनेज्ड सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। कम्युनिटी मैनेज यानी कि सामुदायिक रूप से मैनेज किया हुआ सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। सस्टेनेबल मतलब संवहनीय, जो लंबे समय तक चले, जो लॉन्ग लास्ट हो। तो इसके अंतर्गत क्या किया जाना है कि उनको कृषि के जो संवहनीय तरीके हैं, जो लोकली अवेलेबल जो प्रोडक्ट हैं, मतलब जैसे कंपोस्ट खाद बनाना हो गया या वर्मी कंपोस्ट बनाना हो गया या नाटेप है, ठीक है, सिंचाई विचाई की जो विधियां हैं, स्मार्ट विधियां हैं, उन सब के द्वारा
और इनको मैनेज कौन करेगा? कम्युनिटी करेगी, समुदाय करेगी। उनके द्वारा जो है कृषकों के लाभ में वृद्धि, उनकी आय में वृद्धि जो है वो CMSA का जो है लक्ष्य है। इसके अंतर्गत क्या किए जाना है, तो कुछ कुछ डेटा अपने को याद रखना है कि ये जो चालू हुआ था, CMSA चालू हुआ था, उसमें 79 विकास खंड जो है वहां पर ये कार्यक्रम जो है चालू किया गया। 79 विकास खंड में 4933 ग्राम में प्रत्येक ग्राम से जो है 100 कृषकों का चयन होना था, यानी प्रत्येक ग्राम से 100 कृषकों का चयन किया जाना था इसमें। और ये जो ग्राम है 4-4, 5-5 ग्राम का जो है एक संकुल बनाना था। 4-5 ग्राम का जो है एक संकुल बनाना था, पहली बात। दूसरी बात ये करना था कि प्रत्येक ग्राम के 2-2 सक्रिय महिला किसानों को जो है, प्रत्येक ग्राम के 2-2 सक्रिय महिला कृषकों को जो है इनका चयन किया जाना था स्रोत व्यक्ति के रूप में, सोर्स पर्सन के रूप में। स्रोत व्यक्ति के रूप में पहचान किया जाना था। तो इस तरीके से एक हिसाब से आप स्ट्रक्चर बिल्ड कर रहे हैं। प्रत्येक गांव से 100 कृषक का चयन कर रहे हैं, उसमें से 2-2 व्यक्ति को आप सोर्स पर्सन के रूप में चयन कर रहे हैं, फिर 4-4, 5-5 गांवों का एक संकुल बना रहे हैं, और इसमें फिर बहुत सारे ग्राम सम्मिलित हैं। 79 विकास खंड में ये लागू था। इसका उद्देश्य क्या था? जैसा मैंने पहले बताया कि जो गरीब हैं, भूमिहीन, लघु या सीमांत जो कृषक हैं, उनको जो भी लोकली जो भी चीज़ें अवेलेबल हैं, जैसे सिंचाई के लिए या फिर आपके वर्मी कंपोस्ट के लिए, कंपोस्ट के लिए, वो सारे तकनीकों को उनको बताते हुए, उनके बारे में उनको सिखाते हुए सस्टेनेबल एग्रीकल्चर उनको सिखाना और उनकी आय में वृद्धि करना, ये जो है CMSA का उद्देश्य था। इसी में आगे अब जाएंगे तो अगर उनका एग्रीकल्चर प्रोडक्ट जो है प्रोड्यूस होता है, तो उस प्रोड्यूस को बेचने के लिए फिर उनको मार्केट चाहिए। अलग अलग बेचते हैं, हो सकता है कि उनको अलग प्रकार की कीमतें मिलें, कम ज़्यादा, पर अगर वो एक संगठन के रूप में काम करते हैं तो हो सकता है कि ज़्यादा रीजनेबल प्राइस पर उसको वो सेल कर पाएँ। तो इसी के लिए फिर जो है कृषक उत्पाद संगठन की भी स्थापना हुई थी। कृषक उत्पाद संगठन। ये सारे जो योजना हम लोग देख रहे हैं, या तो सरकार के द्वारा या फिर सरकार के द्वारा प्रेरित योजनाएं हैं। तो कृषक उत्पाद संगठन की हम बात कर रहे हैं, 7 जिले इसमें शामिल थे। 7 जिले आपके लिए इंपॉर्टेंट सिर्फ यही है, 7 जिले जो है कृषक उत्पाद संगठन के अंतर्गत शामिल हुए थे। कौन कौन से जिले हैं? तो आप देखेंगे ज्यादातर जो जिले हैं वो आदिवासी बहुल जिले ही हैं। विकास खंड भी जो है आदिवासी बहुल है। बस्तर के आसपास के जो जिले हैं वही, ठीक है। तो इन 7 जिलों में है आपका बस्तर, राजनांदगांव, धमतरी, कांकेर, नारायणपुर, सरगुजा और बलरामपुर। ये सब भी जो है आदिवासी बहुल इलाके हैं। तो ये 7 जिले जो हैं वो कृषक उत्पाद संगठन के अंतर्गत जो है शामिल हैं। इसी में जिस प्रकार हम SHG वगैरह में देखते हैं बैंक सखी के रूप में, इसी में जो है कृषक सखी और पशु सखी भी देखते हैं। तो जो भी गांव वगैरह इसमें शामिल किए गए थे, उन्हीं में से फिर उन्हीं के सक्रिय सदस्यों में से कृषि सखी या फिर पशु सखी के रूप में जो है लोगों को चिन्हित किया गया।
इसी प्रकार का कृषक उत्पाद संगठन का ही विस्तार करने के लिए, उनका एक चयन बनाने के लिए जैसे यहाँ पर कृषि उत्पाद संगठन के लिए जो है 7 जिले शामिल हुए, वैसे ही कृषि उत्पाद संगठनों का एक चयन बनाने के लिए एक वैल्यू चयन परियोजना जो है लाई गई। वैल्यू चयन परियोजना, वैल्यू चयन परियोजना किससे संबंधित है? ये संबंधित है कृषक उत्पाद संगठनों से। कृषक उत्पाद संगठनों से संबंधित जो ये परियोजना है, जैसा नाम से पता चल रहा है, वैल्यू चैन परियोजना एक चैन जो है निर्माण करना है जिसके कारण प्रतिस्पर्धी कीमतें जो है या रीजनेबल प्राइसेस जो है मिल सकें कृषक उत्पाद संगठनों को। इसके अंतर्गत जो है 2 जिले शामिल किए गए थे, राजनांदगांव और कवर्धा। दो जिले, पहला राजनांदगांव और दूसरा जो है कवर्धा। 2 जिले शामिल किए गए और 3 विकास खंड, 3 विकास खंड जो है इसमें शामिल किए गए। परीक्षा की दृष्टि से वो भी महत्वपूर्ण है। पहला छुई खदान, दूसरा सहसपुर लोहारा और तीसरा जो है आपका खैरागढ़। ये वैल्यू चैन परियोजना के तहत जो है 2 जिले शामिल किए गए इसमें, राजनांदगांव और कवर्धा। 3 जो है विकास खंड शामिल किए गए, छुई खदान, सहसपुर लोहारा और आपका खैरागढ़। और इसके अंतर्गत जो है 290 ग्राम जो है शामिल किए गए। 290 ग्राम जो है शामिल किए गए। वैल्यू चैन परियोजना की हम बात कर रहे हैं। 3 साल की अवधि के लिए ये परियोजना थी, वैल्यू चैन परियोजना जो है, और इसमें केंद्र और राज्य का व्यय जो था वो 60-40 का व्यय था। तो ये केंद्र राज्य का ज़्यादातर प्रोग्राम में आप परियोजना वगैरह में आप देखते हैं कि 60-40 का जो उनका व्यय होता है केंद्र राज्य का। वैल्यू चैन परियोजना की हम बात कर रहे हैं। अगली परियोजना है SVEP। SVEP यानी कि स्टार्टअप विलेज एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम। तो एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब कुछ नया काम जो है चालू करना। तो विलेज में हो एंटरप्रेन्योरशिप, ऐसा प्रोग्राम, विलेज में हो स्टार्टअप। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? आपको जो है स्किल डेवलपमेंट करना पड़ेगा, ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। तो इसी से संबंधित है ये उद्यमिता विकास हेतु। उद्यमिता विकास हेतु ये जो है परियोजना है, ये जो प्रोग्राम है SVEP। 7 जिले इसमें शामिल हुए थे। कमोबेश वही जिले आते हैं आपके, सरगुजा बलरामपुर, 2 जिले उधर से आ जाते हैं आपके। और उसके बाद इधर आपके हैं धमतरी, कांकेर, बस्तर, फिर आपके राजनांदगांव और गरियाबंद।
गरियाबंद एक नया जिला इसमें जुड़ रहा है। तो ये 7 जिले जो हैं एसवीपी में शामिल किए गए थे। ये इनके नाम इंपॉर्टेंट हैं। एसवीपी का फुल फॉर्म आप याद रखना चाहिए आपको, स्टार्टअप विलेज एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम। इसी में अगला है आपका डीडीयू दीनदयाल उपाध्याय जीकेवाई ग्रामीण कौशल योजना। कौशल योजना जैसा नाम से पता चल रहा है स्किल डेवलपमेंट से रिलेटेड है, कौशल विकास से रिलेटेड। कौशल विकास से संबंधित जो ये योजना है 2014 के बाद से ज़्यादातर कार्यक्रम में जो है जैसी सरकारें करती हैं उनके जो लीडर होते हैं उनका नाम उसमें शामिल कर लिया जाता है। तो डीडीयू यानी दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना, इसमें 15 से 35 वर्ष के जो ग्रामीण युवा हैं, 15 से 35 ईयर्स के ग्रामीण युवा, उनका जो है स्किल डेवलपमेंट किया जाना है, उनको ट्रेनिंग दी जानी है। इसके अंतर्गत जो है कुछ डेटा की हम बात करें इस योजना के अंतर्गत तो 37,988 जो है प्रशिक्षित किए गए हैं। इसके अंतर्गत 37,988 और नियोजन प्लेसमेंट की अगर हम बात करें इसमें से कितने लोगों को कहीं ना कहीं जो है प्लेसमेंट मिल गया है, नियोजन कर दिया गया है, उनको नौकरी दे दी गई है, तो वो है 23,329। ग्रामीण कौशल विकास से संबंधित ही एक और योजना है रोशनी। उद्देश्य वही है, ग्रामीण युवाओं का जो है कौशल विकास। फर्क सिर्फ इतना है कि ये जो ग्रामीण कौशल विकास की योजना है रोशनी, वो नक्सल प्रभावित जिलों के लिए है। तो नक्सल प्रभावित 8 जिले जो हैं उसमें शामिल हैं। बस्तर संभाग के लगभग सारे जिले आप इसमें शामिल कर लीजिए। तो नीचे से अगर आप चालू करें तो सुकमा, फिर बीजापुर, नारायणपुर, दंतेवाड़ा, बस्तर, कोंडागांव और कांकेर, ये 7। इसके अलावा एक बलरामपुर जिला। तो ये 8 जिले जो हैं इसके अंतर्गत शामिल हैं। 15 से 35 ईयर्स के ग्रामीण युवाओं को जो है इसके अंतर्गत ट्रेनिंग दी जानी है। रोशनी कार्यक्रम के अंतर्गत जो भी ट्रेनिंग है वो आवासीय ट्रेनिंग है, तो 100% आवासीय ट्रेनिंग है इसमें। पंद्रह से 35 ईयर्स के ग्रामीण युवाओं के अलावा ऐसे व्यक्ति जो अपाहिज हैं, अपंग हैं, या फिर HIV से पीड़ित हैं, या थर्ड जेंडर के हैं, ऐसे व्यक्तियों को भी जिनकी उम्र 45 उम्र से कम है, उनको भी जो है इस योजना के तहत ट्रेनिंग दी जानी है। कुछ एक कंडीशन इसमें आप याद रखेंगे कि इसमें कम से कम 40%, कम से कम 40% महिलाओं को कम से कम 40% जो है महिलाओं को ट्रेनिंग और इसके साथ ही प्लेसमेंट दिए जाना है। ट्रेनिंग प्लस प्लेसमेंट मतलब उनको कहीं ना कहीं नौकरी वगैरह पे लगाना है या फिर किसी काम में जो है उनको नियोजित करना ये। और कम से कम 70% जो है युवाओं को, कम से कम 70% युवाओं को प्लेसमेंट दिलाना, ये जो है इसके अंतर्गत कुछ लक्ष्य है। लास्ट में हम लोग देख लेते हैं RCT। ये है आपका, एक तो इसका फुल फॉर्म आप याद रखेंगे,
रूरल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। जितने भी आरसेटी हैं, जैसे छत्तीसगढ़ में हम बात करें तो 18 जिलों में, यानी आपके 2012 से पहले 27 जिले बनने से पहले, यानी जो 9 जिले बाद में बने उनके पहले जो भी 18 जिले थे, उन 18 जिलों में जो है आरसेटी की स्थापना हुई है। ये सामान्य रूप से हुई है जो भी लीडिंग बैंक है वहां पर, उस जिले में जो भी लीड बैंक होते हैं उनके द्वारा। तो बैंक्स द्वारा जो है इनकी स्थापना की गई है। यहाँ पर जो है स्किल डेवलपमेंट से रिलेटेड ट्रेनिंग वगैरह जो है दिए जाते हैं, और ये जो आरसेटी होते हैं उनके जो हेड होते हैं वो भी बैंक के ही ऑफिशियल्स होते हैं। तो एनआरएलएम के अंतर्गत छत्तीसगढ़ राज्य में छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा कुछ चलाए जा रहे प्रमुख योजनाओं के बारे में हमने देखा कि कौन कौन जिलों पर टारगेट ग्रुप कौन है उनके बारे में, और ओवरऑल हमने देखा कि जो एनआरएलएम है, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन है भारत सरकार का, वो किस प्रकार काम करता है, क्या क्या उसकी विशेषताएं हैं। अगले वीडियो में हम देखने वाले हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप के बारे में, जो कि एनआरएलएम का फोकस पॉइंट है। आशा करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, समझ आया होगा। इसे लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और हमारे चैनल कॉम्पिटिटर्स क्लब को बढ़ने में मदद करिए। थैंक यू।